बात कर रहे थे लीज फाइनेंस की। और लीज फाइनेंस के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है कि लोग इसका मीनिंग समझते ही नहीं। नतीजा क्या निकलता है, पीपल इसको एक सामान खरीदने के तरीके के तौर पर लेते हैं, जबकि है उल्टा। कभी कल्पना कीजिए कि आपकी एयरलाइंस, इसका भी स्पाइस हुआ या गो एयर हुआ या इंडिगो हुआ, यू नेम एनी एयरलाइंस ऑफ द वर्ल्ड, किसी की भी, ऑल ऑफ ए सडन घोषणा कर देती हैं हम 15 जहाज, 20 जहाज, 25 जहाज खरीदने जा रहे हैं। एक एक जहाज 3-3, 4-4 हजार करोड़ रुपए का। और 20 जहाज मतलब 70-80 हजार करोड़, मतलब अमाउंट बोलने में भी ऐसा लगता है कि कितना। और वो कह देते हैं हाँ जी हम खरीदने जा रहे हैं। तो कैसे खरीद लेंगे? और जबकि बाजार रो रहे हैं अलग, पैसे नहीं है और साहब कस्टमर नहीं आ रहा है, हमारे पास क्लाइंट्स नहीं है, फंड्स नहीं है, शेयर्स नहीं है। लेकिन अचानक ऐसा होता है और टू बी सरप्राइज्ड वो जहाज आ भी जाते हैं, फंक्शनल भी हो जाते हैं और काम भी करने लगता है और कंपनी भी चलने लगती है। तो ऐसा कैसे हो जाता है? ये क्या चीज है? इसकी जड़ में है ये लीज फाइनेंस। इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे, ये दिखता कुछ है, होता कुछ है। लीज फाइनेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द ओनर ऑफ एन असेट एंड द यूजर ऑफ सच एसेट। संपत्ति के मालिक और उपयोगकर्ता, जो उसको उपयोग करेगा, इनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट है। दिस इज लीज। अभी हम फाइनेंस की बात नहीं कर रहा हूं। लीज इज ए कॉन्ट्रैक्ट, एक समझौता है, एक अनुबंध है। किस किस के बीच में? ओनर ऑफ द एसेट, संपत्ति के मालिक के बीच में, और यूजर ऑफ सच एसेट, जो उसका प्रयोग करेगा, उसके बीच में। ओनर ऑफ द एसेट इज कॉल्ड लेसर। जो इसका मालिक होता है वो क्या कहलाता है? लेसर। एंड द यूजर इज कॉल्ड लेसी। जरा कुछ शब्द याद आ रहे होंगे। हायर परचेज, जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था उसमें आपको याद आ रहा होगा, ये वही चीज आ रही है अब धीरे धीरे। वहां पर हमने उसका अकाउंटिंग पार्ट पढ़ा था, अब हम इसका प्रैक्टिकल पार्ट पढ़ रहे हैं। तो अंडर द लीज कॉन्ट्रैक्ट द ओनर ऑफ द एसेट सरेंडर्स द राइट टू यूज द एसेट। जो ओनर है वो क्या कहता है कि साहब हम अपनी संपत्ति को प्रयोग करने का अधिकार छोड़ते हैं। जब अधिकार छोड़ेगा तभी तो अनदर पार्टी फॉर एन एग्रीड पीरियड ऑफ टाइम, एक निश्चित समय के लिए, एक निश्चित प्रतिफल, एक निश्चित रिटर्न के बदले में, जिसको हम क्या कहते हैं? लीज रेंटल, उस अधिकार को ग्रहण करता है। यानी कि लीज कॉन्ट्रैक्ट, या दूसरे शब्दों में कहें, लीज का मतलब क्या हुआ? जो उपयोगकर्ता और ओनर, मालिक और जो उसको प्रयोग करेगा, दोनों एक जगह पर आए और उन्होंने कहा हम आपकी संपत्ति का प्रयोग करेंगे, जिसके बदले में हम आपको कुछ अमाउंट पे करेंगे। उसको हम नाम देंगे लीज रेंटल। अब जरा ध्यान से समझिएगा, बस यहां से ट्विस्ट शुरू होना शुरू हो गया है। मैं एग्जांपल दे रहा था आपको उस हवाई जहाज की फ्लीट का। 15 हवाई जहाज आने थे। अगर हम इन हवाई जहाजों को खरीदें तो पहला तरीका क्या होगा? हम बाजार में शेयर्स फ्लोट करें कि साहब 1 लाख करोड़ रुपए के शेयर्स हम मार्केट में फ्लोट कर रहे हैं, प्लीज पीपल्स खरीदो इसको। या हम डिवेंचर्स फ्लोट कर रहे हैं, प्लीज पीपल खरीदो इसको। या हम बैंक में जाकर के कह रहे हैं, मिस्टर बैंक मैनेजर प्लीज गिव मी 1 लाख करोड़ रुपया सो दैट आई मे परचेज दीज एयरक्राफ्ट्स, इन हवाई जहाजों को मैं खरीद सकूं। यानी कि एक चीज कॉमन हो गई। फाइनेंस का सोर्स कोई भी हो, चाहे वो शेयर हो, चाहे डिवेंचर हो, और चाहे वो आपका लोन हो, जो भी पैसा मिलेगा उसका इस्तेमाल क्या किया जाएगा? हवाई जहाज खरीदने के लिए। सीन नंबर 4, आप सीधे पहुंचे हवाई जहाज बनाने वाली कंपनी के पास और आपने कहा भाई देखो, मैं आपसे जहाज
नहीं खरीद रहा हूं। क्लियर कट समझ लीजिए। क्या हम आपसे जहाज नहीं खरीद रहे हैं, हवाई जहाज नहीं खरीदेंगे, लेकिन हम आपसे आपके 15 हवाई जहाज अगले 10 साल के लिए किराए पर, लीज पर लेंगे। हवाई जहाज कंपनी को क्या फायदा हुआ? 15-15 हवाई जहाज का ग्राहक क्या रोज रोज आता है? नंबर एक, अभी डिटेल में हम लोग बात करेंगे। और हमें क्या फायदा हुआ? हमें 1 लाख करोड़ रुपए देने की जगह पर कुछ 100 करोड़ रुपए पर एनम एज ए रेंट देना पड़ेगा। अब जरा समझिए, बाजार में जाता, पैसा लेके आता, उससे मैं हवाई जहाज खरीदता, उसको मेंटेन करता की जगह मैंने हवाई जहाज ले आया। यानी कि दूसरे शब्दों में इनडायरेक्ट फॉर्म में वो 1 लाख करोड़ रुपए बिजनेस में आ गए ना। यानी कि लीज से आपको फाइनेंस हुआ, दैट इज लीज फाइनेंस। चलिए, 10 वी में से लीज फाइनेंस, लीजिंग इज ए मैकेनिज्म ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। लंबे समय के लिए लीज गेट्स द राइट टू यूज द असेट विदाउट बाइंग इट, बिना खरीदे इसको उपयोग करने का अधिकार देती है। अब यहां पे गौर से समझिएगा, चूंकि मालिक कौन है? वो कंपनी। जहाज खराब हुआ, भाई आपका जहाज नहीं चल रहा है जी, बेकार है इसमें, यहाँ पे ना ये जो बत्ती है वो बंद बुझ करती रहती है, बंद बुझ, हाँ, बार बार करती रहती है, इसको ठीक करके दो वरना हम पैसे नहीं देंगे। आप भी बिल्कुल चौड़े, है ना? तो लेसी गेट्स द राइट टू यूज द असेट विदाउट बाइंग इट, एंड हिज पोजीशन इज लाइक ए पर्सन हु यूजेस द एसेट विद बारोड मनी। उसकी स्थिति वही बन गई ना, बैंक से पैसे लेके आता, जहाज खरीदता, उसको यूज करता, एंड रिजल्ट क्या होता? जहाज कंपनी में आते उसको यूज करता। अभी भी तो वही हो रहा है, जहाज कंपनी में आ रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं। तो शैडो, ध्यान से देखिए, समझिए, शैडो फाइनेंस हो गया है, पैसा आ गया है, और मजे की बात ये, कहीं बैलेंस शीट में कहीं पर किसी को नजर भी नहीं आ रहा है। The real position of lessor is not renting of asset, but lending of finance. समझिए, रियल पोजीशन ऑफ लेसर इज नॉट रेंटिंग ऑफ एसेट। वो रेंट करने में इंटरेस्टेड नहीं है, वो किस में है? लेंडिंग ऑफ फाइनेंस। आपको उसने एक तरह से पैसे को फाइनेंस किया है, एंड हेंस लीज फाइनेंसिंग, एंड हेंस लीज फाइनेंसिंग जो हमारा टॉपिक है, इज इन इफेक्ट ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लेंडिंग मनी। पैसा उधार देने का कॉन्ट्रैक्ट है, जिसके बदले में शर्त क्या लगा दी गई? हम आपको इतना पैसा दे रहे हैं, जिसके बदले में आप ये हमसे ही जहाज खरीदेंगे, इसका इतना कॉन्ट्रैक्ट, लंबी चौड़ी शर्तें। तो मुद्दे की बात क्या निकल के आ गई? लीज फाइनेंस इज आल्सो ए सॉर्ट ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। फायदे क्या होते हैं? एडवांटेजेस टू द लेसी, एडिशनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। यहां गौर से समझिएगा, एडिशनल सोर्स ऑफ फाइनेंस है ये। शेयर, डिवेंचर, लोन सब एग्जॉस्ट हो जाएंगे, सबकी एक लिमिट है, तब आपका ये लीजिंग काम आता है। चाहे जितना ले लीजिए, बस आपके अंदर उसकी किराया, उसका जो लीज रेंटल है, उसको चुकाने की क्षमता हो, बस, और कुछ नहीं चाहिए। तो एडिशनल सोर्स ऑफ फाइनेंस है। फ्री फ्रॉम रेस्ट्रिक्टिव कन्वेनेंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जब बैंक आपको किसी चीज के लिए लोन देता है, तो उस चीज को अपने पास गिरवी रख लेता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मकान बनाने के लिए, मकान के लिए रेंट दिया, लोन लिया है, तो मैनेजर पूछता है, हाँ जी खुद रहोगे या किराए पर भी दिया करोगे? कहने लगे जी किराए पर भी दूंगा। आदमी तुरंत बोलता है, क्योंकि उसको दिखाना होता है कि इनकम भी और हो सकती है। तो मैनेजर क्लॉज लिखवाता है, अगर हमारे आदमी आकर के बाजार दर पर किराए पर लेकर के मकान पर रहना चाहे तो आपको देना होगा। बड़ी मजेदार चीज हो गई है ये। तो फ्री फ्रॉम रेस्ट्रिक्टिव कन्वेनेंस,
जितने भी आपके प्रतिबंध होते हैं लोन में या खरीदारी के अंदर, आप उन सब से मुक्त हो जाते हैं। आपको कोई चिंता नहीं करनी। फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज रेंटल प्लान्स, एनुअल देंगे, हाफ ईयरली देंगे, क्वार्टरली देंगे, मंथली देंगे, डे बाय डे देंगे, जैसा आपका मन करे, जैसा आपका लेसर तय कर ले। तो पूरी, अगर लोन लेंगे तो बैंक तय करेगा, अरे हमें नहीं पता जी 12 तारीख को मुझे किस्त चाहिए, सर वो 13 तारीख को, नहीं 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 नहीं, हमारी बैंक की पॉलिसी है 12 तारीख, अगर 13 तारीख हो जाएगी तो पेनाल्टी लगा दूंगा। फर्क समझिए, यहां पर टर्म्स डिक्टेट कर रहा है बैंक, लीजिंग के अंदर टर्म्स डिक्टेट करता है लेसी। वो कहता है मैं तो डे के पर डे पेमेंट करूंगा, अच्छा था, नहीं नहीं पर डे यार कहां से रोज लेकर के आएंगे, हम तो वीकली पेमेंट करेंगे, ओके। तो जितो भी टर्म्स होंगी, रेंटल प्लान्स जो भी होगा, वो सबको चुनने की आपके पास पूरी आजादी होगी, फ्लेक्सिबिलिटी होगी। सेफ्टी अगेंस्ट द ऑब्सोलेंस ऑफ द असेट। चलिए छोटी सी बात करते हैं, जैसे आजकल ये जो बड़े बड़े सिटीज हैं उनमें ये चल रहा है, कार उसको लीज पर लिया जाता है। सब हम 3 साल के लिए गाड़ी लीज पर ले रहे हैं, हर महीने हम आपको इतने रुपए की किस्त दे दिया करेंगे, नाम हम आप क्या देते हैं, किस्त। वो क्या समझता है, रेंटल। क्या हर महीने हम आपको इतना रेंटल दे दिया करेंगे, पेट्रोल डलाएंगे, गाड़ी चलाएंगे, गाड़ी खराब हो गई आप जानो, सर्विस करानी है आप जानो, इंश्योरेंस नहीं है आप जानो, पॉल्यूशन नहीं है आप जानो, हमारा काम कितना क्या है, पेट्रोल डलाया चलो आगे, पेट्रोल डलाया चलो आगे। ये हमारी बात हो गई। 3 साल का आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, 3 साल में गाड़ी पुरानी हो गई, आपने क्या कहा, अरे ले जाए यार पुरानी हो गई, नहीं चाहिए, दूसरी गाड़ी लेके आओ, नहीं तो हम लीज नहीं लेते, कोई और से बात करेंगे जाके। अगर आपने अपनी गाड़ी खरीदी हुई होती तो आप उसे 10 साल तक चलाएंगे, और 10 साल के बाद भी क्या कहेंगे, अभी तो नई सी लग रही है। तो दिस इज ए सेफ्टी अगेंस्ट द ऑब्सोलेंस ऑफ द असेट। संपत्ति की क्षय से, संपत्ति के ऑब्सलीट हो जाने से, खत्म हो जाने से आपको सेफ्टी प्रोवाइड करता है। एंड फ्री फ्रॉम टाइम एंड एफर्ट कंज्यूमिंग प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग द फाइनेंस। अगर गाड़ी आप खरीद रहे हैं तो डाउन पेमेंट कहां से आएगा, किस्तें कहां से आएंगी, ब्याज कहां से आएगा, कौन सा बैंक देगा, कौन सा बैंक सबसे कम दे रहा है, कौन ज्यादा दे रहा है, आपको पूरा मार्केट सर्वे करना पड़ेगा। जबकि अगर आप लीज पर ले रहे हैं, आप गए, हाँ जी ये वाली गाड़ी अच्छी लग रही है, ऐसा है मर्सिडीज दे दो जी, गाड़ी है कितने की, 1 करोड़ की, उसने कहा साहब बिल्कुल 1 करोड़ की गाड़ी है, आप ले जाइए, कोई समस्या नहीं है। बस आप ये बताइए, जो इसका 3 लाख रुपए साल का या 4 लाख रुपए साल का जो किराया है, वो आप कैसे भुगतान करेंगे, बस हमें तो ये बता दीजिए। आपने कहा जी साल में एक बार आओ, 4 लाख रुपए का चेक ले जाओ जयराम जी की, कहा ओके, कुछ नहीं सोचना, गए थे घूमते हुए गए, मर्सिडीज लेके घर चले आए, किराया जो भी तय हो जाए। यहां पर अब इस मैकेनिज्म को समझते चलिएगा, नो इफेक्ट ओवर ओनरशिप, मालिकाना हक पर कोई प्रभाव नहीं है, मालिक वही रहेगा लेसर, नतीजा उससे संबंधित सारे लीगल कॉन्सिक्वेंसेस वो भी उसी के पास रहेंगे, हमसे कोई मतलब नहीं। नो इफेक्ट ऑन डेट इक्विटी रेशियो, सबसे बड़ी चीज है। डेट इक्विटी रेशियो क्या है, कंपनी में आपकी पूंजी कितनी है और उस पूंजी के खिलाफ आपके पास लोन कितना है। यानी कि 100 रुपए मान लीजिए पूंजी है और उसके अगेंस्ट आपने 70 रुपए का लोन लिया हुआ है, तो रेशियो क्या हो गया, 100:70। इसका मतलब क्या हुआ, इस 100 में से 70 तो किसी और के हैं, आपका क्या है, 30 रुपया है बस आपका। तो बैंक वाला उस 30 को काउंट करेगा। लेकिन जब आप लीज पर आते हैं तो संपत्ति आपकी वही जो की थी 100, लोन वही जो का थी 70। हम तो किराए पर लाए, P&L अकाउंट में किराया दिखाएंगे, प्रॉफिट को कम करेंगे, टैक्स का बेनिफिट उठाएंगे, मजे लेंगे। तो ये लीजिंग को, एड फाइनेंस को, लीजिंग फाइनेंस को, सॉरी लीज फाइनेंस के लेसी को ये फायदे हो गए। लेसर को क्या फायदा हुआ,
फुल्ली सिक्योर्ड। कैसे? गाड़ी थी आपकी अपनी, वो तो वहीं की वहीं है। बाजार से जो डेप्रिसिएशन लग रहा है, अब समझते चलिएगा, जो डेप्रिसिएशन लग रहा है वो तो अपनी जगह पे है। गाड़ी तो है ना, कहीं नहीं जा रही। किराया आ रहा है, हर महीने आता रहेगा। मेरे को क्या प्रॉब्लम है? मेरा पैसा मेरे पास डबल होके आ रहा है। कैसे डबल होके आ रहा है, जरा देखिएगा। मान लीजिए 10 लाख रुपए की गाड़ी है, जिस पर 30% डेप्रिसिएशन लगेगा, यानी कि पहले साल में 3 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन हो गया, जिसे आप अपने P&L अकाउंट में दिखाएंगे। लीज मैं लेसर की बात कर रहा हूं, लेजी की बात नहीं कर रहा हूं, लेसर की बात कर रहा हूं। यानी कि कागजों में गाड़ी रह गई 7 लाख रुपए की। अब साथ में आप 2 लाख रुपए साल का उस पर रेंट ले रहे हैं। आमतौर से गाड़ी की लाइफ कितनी? 10 साल। अगर 2 लाख रुपए साल की दर से ले रहे हैं तो 10 साल में आपको 20 लाख रुपए एज ए रेंट मिल जाएगा। गाड़ी आपकी 3 या 3.5 साल के अंदर पूरी फुल्ली डेप्रिशिएट हो जाएगी। तो आप तो विन विन पोजीशन में है। 4 साल के बाद गाड़ी जितने की भी बिकेगी वो आपका प्रॉफिट नंबर 1। डेप्रिसिएशन आपने P&L अकाउंट में दिखाया, आपका प्रॉफिट रिड्यूस हुआ, जिसकी वजह से आपको अब इनकम टैक्स घटती क्रम में कम अमाउंट के ऊपर देना है। इनकम टैक्स में आपको बचत हो गई। जो अगला पॉइंट है टैक्स बेनिफिट्स, गौर से देखिए। एंड चूंकि आप संपत्ति से ज्यादा कमा रहे हैं, किराए पर देते तो खाली उतना नहीं था, और भी कमा रहे थे, इसलिए हाईली प्रॉफिटेबल हो गया। तो ये लेसर को फायदे हो गए। अभी तक की कुल मिला के सारी बातों को देख करके तो ऐसा लग रहा है कि भाई बाकी सब चीजें छोड़ो और क्या करा लिया जाया करे, लीज फाइनेंस करा लिया जाया करे, और साहब कोई टेंशन तो है ही नहीं, नो टेंशन। सवाल इस बात का है, क्या वास्तव में ऐसा है? आइए बात करते हैं। लिमिटेशंस ऑफ द लीजिंग। लीज फाइनेंस की सीमाएं हैं। ऐसा नहीं कि अंधा चलता रहेगा सब कुछ। इट इज ए कॉस्टली सोर्स ऑफ फाइनेंस। कॉस्टली कैसे? जैसे मैंने अभी बताया, 10 लाख की गाड़ी अल्टीमेटली आपको कितने की पड़ी? 20 लाख की, 10 साल के टेन्योर में। धीरे धीरे आप चुका रहे हैं, किस्तें चुका रहे हैं, तो इट इज ए कॉस्टली सोर्स ऑफ फाइनेंस। शुरुआत आसान है, नो डाउट, तुरंत संपत्ति मिल जाएगी, लेकिन इट इज ए कॉस्टली सोर्स। तो पहले देखिए, क्या आपके पास अगर उससे सस्ता या उससे बेहतर कोई सोर्स है तो आप उसे इस्तेमाल करें। इट इज ए कॉस्टली सोर्स ऑफ फाइनेंस। एक्सेसिव पेनाल्टीज फॉर प्री मैच्योर टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आपने 3 साल के लिए अगर गाड़ी ली है और आप 2 साल में जा रहे हैं, तो वो कहते हैं जी आप 2 साल में जाओ, हमें कोई मतलब नहीं। 3 साल का हमारा आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, 2 साल आप चला चुके, कोई बात नहीं, 1 साल बचा है, 6 महीने हमारे, 6 महीने आपके। गाड़ी मत चलाइए, लेकिन 6 महीने का किराया हमको आप दे दीजिए, क्योंकि अब हमें नया ग्राहक ढूंढना पड़ेगा, पता नहीं कब मिलेगा। तो एक्सेसिव पेनाल्टी, बेतुकी की पेनाल्टीज लगा दी जाती हैं अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को प्री मैच्योर पहले से ही तोड़ रहे होते हैं। आपको कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। टैक्स डेप्रिसिएशन का, टैक्स का बेनिफिट कौन ले गया? लेसर। आपको कोई नहीं मिलेगा। एंड रेस्ट्रिक्टेड यूज ऑफ एसेट। जिन सीमाओं के अंदर उसने कहा कि आप मेरी संपत्ति का प्रयोग कर सकते हैं, उन्हीं के अंदर करेंगे। जैसे मान लीजिए उसने कह दिया कि साहब कार मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन इस कार को लेकर के आप कभी भी मसूरी से आगे नहीं जाएंगे, इधर दिल्ली से आगे नहीं जाएंगे, इधर आप बरेली से आगे नहीं जाएंगे, उस तरफ आप शिमला से आगे नहीं जाएंगे। तो अब आप इतने ही दायरे के अंदर गाड़ी चला सकते हैं। तो रेस्ट्रिक्टेड यूज ऑफ एसेट है, जो सब तय हो गया, जो भी आप तय कर लें, तय करते समय आपने जो तय कर दिया वो आपकी लिमिटेशन है, उससे इधर उधर नहीं जा सकते आप। एंड डिफॉल्ट इन पेमेंट, याद कीजिए वो हायर परचेज जो मैंने आपको पढ़ाया था, क्या हुआ था? जैसे ही डिफॉल्ट होता था, हायर परचेजर आता था, क्या करके ले करता था? संपत्ति उठा के ले जाता था।
The default in payment attracts severe consequences. बहुत गंभीर परिणाम होते हैं इसके। सामान तो उठा के ले ही जाएगा, आपसे उस ड्यूरेशन का किराया भी वसूलेगा, और सबसे बड़ी बात ये, आपको लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी बेयर करने पड़ेंगे। तो आइए वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर सेशन के ऊपर। तो आज मैंने आप लोगों को फाइनेंस के दूसरे तरीके, दैट इज लीज फाइनेंस के बारे में बताया, और उसके फायदे, नुकसान और लिमिटेशंस के बारे में बताया।